हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनते हैं वो यूज़र के लिए कुछ फीचर्स रखते हैं। यूज़र कुछ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हर प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करता है और वो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। तो एंड प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें नीडेड होती है। ये प्रॉपर्टीज़ जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस पर डिपेंड करती है, जो डिज़ाइन प्रोसेस है उस पर डिपेंड करती है, और जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। इस लेक्चर में हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल की इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं: स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, रेजिलेंस, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, मशीनेबिलिटी, विस्कोसिटी। तो चलते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एक मटेरियल के लिए। अगर हम किसी भी शॉप पर जा रहे हैं और मान लीजिए हम एक लिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, तो लिफ्ट के लिए कोई भी जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पर्सन है वो पूछेगा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि स्ट्रेंथ एक जेनेरिक वर्ड भी है तो लोग पूछ लेते हैं। तो शॉप के ओनर ने बताया कि इसकी स्ट्रेंथ है 1100 kg, ये बियर कर सकती है। ये एक जेनेरिक टर्म हो गया, यानी इसका मतलब हुआ कि 1100 kg का वेट जो है वो लिफ्ट बियर कर सकती है। पर ये एग्जैक्ट डेफिनीशन नहीं हुई स्ट्रेंथ की। तो हम जानते हैं एग्जैक्ट डेफिनीशन स्ट्रेंथ की है क्या। देखिए, जब हम एक लोड लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टेंस मटेरियल डेवलप करता है पर यूनिट एरिया जब उस पर लोड लगता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो जो मटेरियल जिस मटेरियल पे लोड लग रहा है वो जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर सकता है विदाउट फेलियर, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस वो मटेरियल बियर कर सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होती है। अब देखिए, ये एक क्यूबॉइड है, इसके एंड्स पे पी लोड लग रहे हैं आउटर साइड, ठीक है। तो अगर हम इंटरनली कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया देख लें तो उस पे इस एक्सटर्नल लोड के अपोजिट एक लोड लगाएगा पी लोड मटेरियल, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डेवलप करेगा। और पी ही क्यों डेवलप करेगा? क्योंकि ये पी डेवलप कर सकता है। तो पी लोड डेवलप किया और उसका एरिया हो गया ए उस क्रॉस सेक्शन का। तो लोड पर यूनिट एरिया जो हो गया वो हो गया स्ट्रेस। इसको हमने सिग्मा से डिनोट किया है, तो सिग्मा स्ट्रेस हो गया। इलास्टिसिटी क्या होती है दोस्तों? एक मटेरियल की एबिलिटी होती है जब वो अपने ओरिजिनल शेप को रिटर्न कर सकते हैं अगर उस पर जो एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है वो रिमूव कर दिया जाए। यानी जो मटेरियल है उस पर जो एक्सटर्नल लोड हम लगा रहे हैं अगर उसे हटा दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। यानी डिफॉर्म तो हुआ मटेरियल पर अपने ओरिजिनल शेप में आ गया है। यानी एक तरह का ये रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन हो गया। ये कब तक हो सकता है? अगर हम इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाएंगे तब तक मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं रबर बैंड या फिर बलून्स। और इलास्टिसिटी को टेंसाइल लोड ही लगा के ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो स्ट्रेस हमने समझ ही लिया था।
अगर कोई मटेरियल है वो एल लेंथ का है, उस पर हमने लोड लगाया तो उसकी चेंज इन लेंथ हुआ एल प्लस डेल्टा एल, वो डेल्टा एल इंक्रीज हो गई लेंथ, तो स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल अपॉन एल। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो सिग्मा अपॉन ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये विद इन इलास्टिक लिमिट ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है, और इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है, और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या और फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यही यूनिट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ई की वैल्यू होगी उतने ही बढ़िया इलास्टिक बिहेवियर होगा मटेरियल का। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है मटेरियल की वो है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? ये मटेरियल की एबिलिटी होती है परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाने की एक लिमिट तक, जब तक उसमें रप्चर या फिर फेलियर ना हो, यानी वो मटेरियल उस लिमिट तक फेल नहीं होगा, और जो परमानेंट जो डिफॉर्मेशन उसमें है वो सस्टेन कर जाएगा, वो पूरा डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंट रह जाएगा मटेरियल में, वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। जिस शेप तक हमने डिफॉर्म किया उस शेप तक उस शेप में चेंज हो जाएगा मटेरियल। तो प्लास्टिसिटी एक इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन हो गया मटेरियल का। और प्लास्टिसिटी कब ऑब्जर्व होती है? जब हम इलास्टिक लिमिट से बाहर जाके मटेरियल पे लोड लगाते हैं, इलास्टिक लिमिट से आगे जाके मटेरियल पे लोड लगाते हैं, तब प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होती है। प्लास्टिसिटी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स बन रही हैं, बकेट्स बन रही हैं, तो इन सब में प्लास्टिसिटी का ही रोल बहुत बड़ा रोल है। तो शेपिंग, फॉर्मिंग, एक्सट्रूजन, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस में प्लास्टिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। और मटेरियल की प्लास्टिसिटी तब इंक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, यानी किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ करती है। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीइथाइलिन टेट्राफेलेट, पॉलीप्रोपाइलिन, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। स्टिफनेस क्या होता है? अगर किसी मटेरियल पे डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो उसको रेजिस्ट करने की, उसको अपोज करने की मटेरियल की जो कैपेबिलिटी होती है वो स्टिफनेस होती है। इसको रेजिडिटी भी कहते हैं। स्टील जो है एल्यूमिनियम से ज़्यादा स्टिफर होता है, यानी स्टील एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिजिड होता है। इसके बारे में अभी हम डीप में देखेंगे। यंग्स मॉड्यूलस ई स्टिफनेस का मेज़र होता है, इसका एक फार्मूला भी होता है। पर अभी मैं बता दूं स्टिफनेस क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए जो फोर्स लगता है वो स्टिफनेस होता है, या फिर किसी भी मटेरियल में यूनिट रोटेशन क्रिएट करने के लिए जो मूवमेंट लगता है वो स्टिफनेस होता है, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट और या फिर मूवमेंट अपॉन रोटेशन। तो एक्सियल स्टिफनेस क्या हो गई? ई ए अपॉन एल, ए हो गया एरिया, एल हो गया लेंथ, एक्सियल स्टिफनेस। और बेंडिंग स्टिफनेस हो गई ई आई अपॉन एल, आई यहाँ पे हो गया मूवमेंट ऑफ एन इनर्शिया और एल हो गया लेंथ। तो आई और एल कांस्टेंट हो जाएंगे अगर दो मटेरियल पे हम दो सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेम लेंथ का मटेरियल ले लें दो, तो आई और एल तो कांस्टेंट हो जाएंगे और ई उनके चेंज हो जाएगा। उसी तरह एक्सियल स्टिफनेस के लिए, एक्सियल स्टिफनेस को कैलकुलेट करने के लिए सेम एरिया और सेम लेंथ के दो डिफरेंट मटेरियल ले लें तो ए और एल तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो स्टिफनेस ई पे डिपेंड हो जाएगी। उसी तरह बेंडिंग स्टिफनेस ई पे डिपेंड हो जाएगी। जो यंग्स मॉडुलस होता है स्टील का वो 29 मिलियन psi होता है और एल्यूमिनियम का 10 मिलियन psi होता है। और हमने अभी फार्मूला जो देखा था ई ए अपॉन एल, तो ए और एल तो कांस्टेंट हो गए अगर सेम स्टील की बीम ले ली और सेम एल्यूमिनियम की बीम ले ली, तो ए और एल तो हमारे कांस्टेंट हो गए और एक्सियल स्टिफनेस जो है ई पे डिपेंड हो गई। तो यानी कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा स्टील में उसका 3 टाइम्स होगा एल्यूमिनियम पे सेम लोड के लिए। मैं एक डायग्राम से आपको ये बात समझाता हूँ। देखिए हमने पहली जो बीम ली है वो स्टील की ली है,
दूसरी बीम जो ली है एल्यूमिनियम की ली है, दोनों पे F लोड लगाया तो स्टील में अगर X डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा तो एल्यूमिनियम में 3X होगा, क्योंकि स्टील की रिजिडिटी वो 3 टाइम्स है एल्यूमिनियम की रिजिडिटी से। तो यह स्टिफनेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। 3 चीज़ें ना भूलें फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बने रहें इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पर। थैंक यू।